हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ विश्लेषण। तो आज का जो टॉपिक है, आपको हो सकता है देख के लगे कि ये डायरेक्टली लिंक नहीं है सिलेबस से, बट हम बात करेंगे इस पे कि कैसे इसे हम लिंक कर सकते हैं। एंड इसमें दो तीन डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जो कि हमारे सिलेबस से लिंक्ड है, राइट। तो हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन ये पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी जो मैं आपको दूंगा अभी। सो बेसिकली हमें स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज का नहीं है, वो बहुत पहले का है। तो हम बहुत ही ब्रीफ एक हम ओवरव्यू लेंगे समझने के लिए कि इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो क्यों रही है, ठीक है। तो आर्टिकल आप देख सकते हो यहाँ पे कि पुतिन सेज रशिया विलिंग टू रिजॉल्व यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब ये होगा कैसे? तो दोनों साइड हो सकता है इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ की मीडिएशन भी लगे, तो वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे, क्योंकि अब ये वॉर इतना लंबा खिंच गया है कि इन दोनों को कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा। अब इसका एक दूसरा अल्टरनेट व्यू है, वो ये कि ये हो सकता है कि रशिया खुद के लिए टाइम बाई कर रहा हो, सो दैट वो अपने फोर्सेस को, ट्रूप्स को फिर से उनका मोराल बूस्ट करके और वापस से उनको यूक्रेन लेके आ पाइए, ठीक है। तो हम दोनों साइड देखेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, रशिया इज रेडी टू निगोशिएट विद ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। अब इसमें ऑल पार्टीज का मतलब क्या है? तो इसमें ऑल पार्टीज, एक तो पहले रशिया है ही खुद, उसके बाद यूक्रेन है, फिर क्योंकि बार-बार आप देखते होंगे कि कभी नाटो का नाम आता है इसमें, कभी यूरोपियन यूनियन का नाम आता है, राइट? तो जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूएस भी हो गया, ठीक है, जो कि नाटो का मेंबर है। अगर आप यूरोपियन यूनियन का अगर यहाँ पे आप लो एग्ज़ाम्पल, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नाटो के मेंबर्स भी हैं और ईयू के भी मेंबर्स हैं, ठीक है? नाटो क्योंकि एक काइंड ऑफ, आप इसको मान सकते हो कि ये एक डिफेंस यूनियन है। डिफेंस यूनियन है। जबकि यूरोपियन यूनियन वो बना था, उसका एंगल सिर्फ डिफेंस नहीं है, इनफैक्ट इसकी अपनी डिफेंस फोर्सेस भी नहीं होती, ठीक है। तो इनकी बात होती है इकोनॉमी पे, डेमोक्रेसीज को कैसे कैसे स्ट्रेंथन करना है, और उसके बाद जो इंटर कंट्री ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो रिलेशंस हैं अलग अलग टाइप के, तो उसको बूस्ट करने का काम होता है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ठीक है, रशिया हो गया, यूक्रेन है, यूएस है, इसमें आप और भी कंट्रीज़ को इंक्लूड करो, जैसे यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो यूके, जर्मनी, फ्रांस, अब ये बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं, और ये बहुत एक ऐसे बोल सकते हैं हम कि यूके भी पहले मेंबर हुआ करता था ईयू का, जो कि अब नहीं है। लेकिन अगर हम अभी के यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो दो कंट्रीज़ जर्मनी और फ्रांस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी बात सुनी जाती है काफ़ी, ठीक है। तो अब जो ये नेगोशिएशन होगी जिसमें हर पार्टी को इन्वॉल्व किया जाएगा, तो आप अगर एक ओवरव्यू देखो तो यही कंट्रीज़ हैं जो कि मीटिंग्स में बैठेंगी और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जो यूक्रेन की थोड़ी हिस्ट्री है, बहुत ही ब्रीफली देखेंगे, हम डिटेल में नहीं जाने वाले। उसका सोवियत कनेक्शन क्या है, उसके बाद बहुत बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में क्रीमिया का मेंशन भी मिलता होगा कि इसको एनेक्स किया था रशिया ने फ्रॉम यूक्रेन इन 2014, ठीक है। अब उसकी उसकी स्टोरी क्या है? उसके बाद मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, ये हुआ था 2014 में, ठीक है। और अभी का जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, वो इन सब से कैसे रिलेटेड है, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है फ्यूचर में। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, हर किसी का उसके पहले के इवेंट से रिलेशन है, ठीक है। तो आपको एक फ्लो में समझना है, वन बाय वन करके समझना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये इशू कितना सीरियस है और इसका सॉल्यूशन क्यों जल्दी निकल नहीं पा रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये यूक्रेन का मैप है, ये यूक्रेन का मैप है, और जो एरियाज़ अभी आपको रेड में दिख रहे हैं, वहाँ पे भी रशिया का कंट्रोल है। ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ, पहले का नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ये यूक्रेन का मैप है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अ, इसमें क्रीमिया भी हुआ करता था, जैसे मैंने बोला कि इसको 2014 में, लेकिन चलो अभी के लिए हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो ये यूक्रेन का मैप है। अब यूक्रेन के मैप के थ्रू हम बहुत चीज़ें समझेंगे, जैसे कि इधर बीच में एक रिवर है, ठीक है। वो रिवर आएगा बाद में। देन हम बात करेंगे कि इधर बेलारूस है। बेलारूस रशिया का अलाई है, तो यहाँ से भी रशिया, इस साइड से भी रशिया बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है। और आप देखोगे कि ईस्ट साइड में ये जो पूरा बॉर्डर है, तो उसके ईस्ट साइड में रशिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है समझना है इसको कि रशिया और यूक्रेन क्योंकि नेबर्स हैं, और यूक्रेन की पोजीशन बहुत क्रूशियल है। तो थोड़ा थोड़ा पहले चलते हैं हम। हम बात करेंगे अभी 8th और 9th सेंचुरी की, जब सोवियत रीजन में, हालाँकि उस समय इसका नाम सोवियत यूनियन नहीं हुआ करता था, फिर भी मैं पूरे अगर रीजन की बात करूँ, तो जो वहाँ का डोमिनेंट रिलीजन है,
ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी इस रीजन में आनी स्टार्ट हुई थी 8th सेंचुरी में, और वो यूक्रेन के थ्रू ही आई थी। ठीक है, इनफैक्ट जो उसका सिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी कैपिटल सिटी कीव। तो कीव को बोला जाता है मदर ऑफ रशियन सिटीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले क्रिश्चियनिटी यहीं पे लोगों ने अडॉप्ट करी, और उसके बाद यहाँ यहाँ पे जब लोगों ने एम्ब्रेस किया इसे, तब फिर यहाँ से एक्सपैंड हुआ है ये पूरे रशिया के रीजन्स में। या फिर बोल लो कि जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन था, तो वहाँ के हर सिटी में यहीं से ये रिलीजन फैला है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं मदर ऑफ रशियन सिटीज़। तो रशिया का एक अगर आप सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तो कीव सिटी या फिर पूरे यूक्रेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट लेनिन ने एक टाइम पे बोला था कि अगर लेनिन का नाम आपको पता होगा, ठीक है? तो इन्होंने एक बार ये बोला था कि अगर यूक्रेन सोवियत यूनियन से निकल गया, तो फिर सोवियत यूनियन की आत्मा यानी सोल, इट्स सोल विल डाई। ठीक है, तो यूक्रेन की इंपॉर्टेंस अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, अगर आप इधर देखो, तो ये जो यूक्रेन का रीज़न है, ये एक्चुअली रशिया को बाकी की यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ यहाँ से यूरोप का वो स्टार्ट हो जाता है पूरा। इनफैक्ट यूक्रेन को भी यूरोप में ही काउंट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि रशिया के लिए यूक्रेन एक तरह से गेटवे है यूरोप के लिए। ठीक है, इसलिए भी रशिया बहुत एडमेंट है कि वो इसको गिव अप नहीं करेगा। ठीक है, तो मदर ऑफ रेसिन सिटीज ये है कीव। तो इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि 1918 में क्या हुआ था। 1918 में फॉर द फर्स्ट टाइम यूक्रेन डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया। ठीक है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था यूक्रेन का रशिया से फ्री हो जाने के लिए। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। बहुत जल्दी जो रशियन फोर्सेस थे, उन्होंने वापस से यूक्रेन को ऑक्यूपाई कर लिया। ये सिचुएशन चलती चली गई 1991 तक। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था, तो इसी टाइम पे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था। अब इसमें जो प्रोमिनेंट फोर्सेस थे, या फिर आप बोलो कि रशिया के अलावा जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी, उसमें से सबसे पहला था यूक्रेन और दूसरा था बेलारूस। अब हम वापस थोड़ा पहले के मैप पे आते हैं, आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ मैं। ये यूक्रेन है और यहाँ पे बेलारूस है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अगर रशिया को यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना है, तो एक तो उसके पास ईस्टर्न बॉर्डर है ही, उसके साथ साथ नॉर्दर्न बॉर्डर भी है। और अगर अगर आप ध्यान से देखो, तो साउदर्न पार्ट में कुछ है नहीं ज़्यादा, यहाँ पे ब्लैक सी है। बहुत ही छोटा सा पार्ट है। आप इसको बोल सकते हो कि ये साउथ वेस्ट रीजन है, जो कि यूरोप से लगता है। तो यहाँ के थ्रू नेटो फोर्सेज हों, या फिर यूक्रेन के भी जो फोर्सेज हैं, या फिर किसी और भी कंट्री से अगर मान लो कि एड लेनी हो इनको, तो वो यही एक रास्ता हो सकता है। बिकॉज बेलारूस रशिया का अलाई है, ये मैंने आपको बताया। तो यूक्रेन के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। ओके, तो 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। और एक और यहाँ पे टाइम आता है 1994 का। इसमें क्या हुआ था कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो उस टाइम पे जितने भी न्यूक्लियर रिसोर्सेज थे रशिया के, रिसोर्सेज क्या, यहाँ पे आप वेपन्स बोल लो, न्यूक्लियर वेपन्स का अराउंड 90%। ये नंबर आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा, बट हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा था। तो अराउंड 90% ऑफ सोवियत यूनियंस न्यूक्लियर वेपन्स वर पोजिशनड यहाँ पे कहीं। ठीक है, कीव हो गया या फिर इधर है। क्योंकि रशिया को या फिर सोवियत यूनियन को जो थ्रेट था ना, वो यूके से था, सॉरी यूएस से था, और जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उनसे इनको थ्रेट था। अब उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने अपने वेस्टर्न साइड पे, जो कि यूक्रेन था, यहाँ पे मैक्सिमम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पोजिशन कर रखा था उन्होंने। अब जब यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये वेपन्स अब बहुत सालों तक, मतलब 3 सालों तक यूक्रेन में ही थे। फिर क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन के बीच में ट्रीटी हुई, और यूक्रेन ने अपने सारे वेपन्स ट्रांसफ़र कर दिए रशिया को, जो कि हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक ग्रेव मिस्टेक थी। अगर यूक्रेन के पास इसमें से कुछ भी रहता अगर, तो इनके पास एक एक नेगोशिएशन के लिए एक बहुत हेवी टूल होता, राइट? तो 1994 में इन्होंने अपने वेपन्स ट्रांसफ़र कर दिए, ये सोच के कि इससे रशिया और उनके बीच में दोस्ती बढ़ेगी, क्योंकि इनकी एक एक हिस्ट्री रही है पहले फाइट करने की, राइट? सो ऐसा हुआ नहीं। खैर, उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं 2004-5 में। ठीक है, इस समय क्या हुआ था कि अगर आप नेट पे देखो, तो आपको ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि इस टाइम पे क्या हुआ था। सो हुआ ये कि उस टाइम पे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, तो वो रशियन सपोर्टर थे।
सपोर्टर थे और रशिया के सपोर्ट से वो इनफैक्ट आए थे पावर में। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि यूक्रेन, जो कि पहले थोड़ा यूरोप की तरफ इंक्लाइंड था, इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद, इनका नाम था विक्टर याकोविच। स्पेलिंग हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ, बट नेम यही था इनका, विक्टर याकोविच। तो इनको बनाया गया प्रेसिडेंट रशिया के सपोर्ट से, और इन्होंने अपने पॉलिसीज़ के थ्रू रशिया को फेवर करना भी स्टार्ट कर दिया। इससे जो वहाँ के लोग थे, वो काफ़ी, मतलब उनको ये ठीक नहीं लगा, और वहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई जिसको बोलते हैं ऑरेंज रिवॉल्यूशन। ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप के अलग-अलग पार्ट्स में बहुत जगह उसी सिमिलर पैटर्न पे रिवॉल्यूशंस हुए हैं। तो ये जो फेज़ था, ये यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हुआ ये बाद में कि लोगों ने फिर इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। तो कुछ दिनों तक शांति रही, फिर आता है टाइम 2014, विक्टर याकोविच को फिर से बना दिया गया प्रेसिडेंट, ठीक है? अब इन सब के बीच में यूक्रेन बार-बार ट्राई करता रहा कि वो नाटो का मेंबर बन जाए या फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, दोनों में से किसी का भी। रीज़न ये था कि अगर वॉर जब भी हुई है, तो यूक्रेन काफ़ी अकेला था उसमें, और रशिया का एक, बोल सकते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस रहा है इस पे, यूक्रेन पे। तो यूक्रेन ने ये सोचा कि अगर हम नाटो का पार्ट बन जाए, नाटो का एक रूल है, वो रूल ये बोलता है कि नाटो के किसी भी मेंबर पे अटैक होता है, तो वो अटैक पूरे के पूरे नाटो मेंबर्स पे माना जाएगा। तो यूक्रेन ने इसका फ़ायदा उठाना चाहा कि अगर हम किसी भी तरीके से नाटो में घुस जाए अगर, तो फिर हमारी सिक्योरिटी काइंड ऑफ एश्योर्ड हो जाएगी कि अब हम पे कोई अटैक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा रशिया ने होने नहीं दिया गया। रशिया ने होने नहीं दिया। 2014 के आसपास जब ये लग रहा था कि अब यूक्रेन की एंट्री नाटो में ऑलमोस्ट श्योर है, उसी टाइम पे रशिया ने यहाँ पे अटैक कर दिया। रशिया ने अटैक किया, और जो मैं मैप में आपको दिखा रहा था पहले, एक बार फिर से देखते हैं। 2014 में ये जो रीजन है क्रीमिया का, एकदम साउदर्न पार्ट इसका, क्रीमिया के रीजन को उन्होंने एनेक्स कर दिया, मतलब कि इसको यूक्रेन से हटा दिया। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की साइट को चेक करोगे, तो क्रीमिया को अभी भी किसी कंट्री का स्टेटस यूएन की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन रशिया इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग यूएस हो या फिर ईयू के बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो वो भी क्रीमिया को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कि क्रीमिया एक अलग अलग कंट्री नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन का ही पार्ट है। लेकिन रशिया ने इसे अलग कर रखा है, एंड यहाँ की अभी फ़िलहाल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चल रही है। यही चीज़ फिर अभी आप देखोगे कि लुहांस्क है और एक और यहाँ पे स्टेट है, तो इन दोनों को भी इस बार जो अभी का फाइट है, उसमें रशिया ने एनेक्स कर दिया है, ठीक है? अब हम आते हैं वापस इस पे। तो ये जो यूक्रेन का अटेम्प्ट था कि वो नाटो में या फिर ईयू का पार्ट हो जाए, ये होने नहीं दिया गया। 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा रशिया ने यूक्रेन को, कि अगर आप कभी भी फ्यूचर में अटेम्प्ट करोगे कि आपको नाटो या ईयू में जाना है, तो हम ऐसे ही एक्शंस लेंगे आप पे, और आप हर बार अपनी अ, मतलब कुछ रीजनल रीजनल इंटीग्रिटी लूज़ करते रहोगे, जब-जब आप ऐसा ट्राई करोगे कि आप नाटो या ईयू का पार्ट बनो। खैर, सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि दोनों साइड को एक एग्रीमेंट पे आना पड़ा, जिसको बोलते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। इसमें बात ये हुई थी कि अब जो हो गया, यहाँ से शांति बनाए रखनी है, और उसमें ये बोला गया फिर कि यूक्रेन ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि रशिया इरिटेट हो, या फिर नाटो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे रशिया को ये लगे कि उन पे कोई थ्रेट आ रहा है। और इसके पहले भी बहुत बार बातें हो चुकी हैं जिसमें ये मिन्स्क एग्रीमेंट में फ्रांस का बहुत बड़ा रोल है। फ्रांस ने ही यहाँ पे मेडिएट किया था। तो वहाँ पे रूस को एश्योरेंस दी गई कि अब नाटो फोर्सेस ट्राई नहीं करेगी कि वो रशियन बॉर्डर के आसपास आए, सो दैट शांति बनी रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से यूक्रेन को नाटो का पार्ट बनाने की बात होने लग गई, तो उसी के बेसिस पे रशिया ने ये एक्शन लिया था। अब मान लो कि ये चल रहा है सब कुछ, जो आर्टिकल के मैंने बिगनिंग में दिखाया कि रशिया अभी चाह रहा है कि नेगोशिएशन हो, तो ये क्या सच में वो चाह रहा है या फिर कोई और रीज़न है इसके पीछे? तो सबसे पहले तो ये कि जो वॉर जितना लंबा खींचे, रशिया के लिए एक्चुअली आप देखो तो उनके इकोनॉमी के लिए ये अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हायर रेट पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम यूरोपियन कंट्रीज़ को सेल कर रहे थे, क्योंकि ईयू का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया ही है। क्योंकि वो एक तो सबसे पास में है, तो वहाँ से सप्लाई बहुत जल्दी हो जाती है। अगर मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को देखोगे, तो वहाँ से काफ़ी टाइम लगता है पहुँचाने में, ठीक है? तो एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जिसका नाम सुना ही होगा आपने, स्विफ्ट। ये एक तरह का पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे
इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक कंट्री दूसरे से कुछ खरीद रही है या फिर बेच रही है, दोनों के करेंसीज़ हो सकते हैं अलग-अलग हों। तो उस केस में ये जो स्विफ्ट नेटवर्क है, ये पेमेंट को बहुत सिम्प्लीफाई बना देता है। इसमें पहले रूस भी था, जो रूस की करेंसी है रूबल, वो भी इसका पार्ट थी। लेकिन जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद रूबल को इससे हटा दिया गया। मतलब कि रूस अगर किसी से चाहे तो डॉलर या किसी और करेंसी में पेमेंट नहीं ले सकता, या फिर रूस किसी और को पे भी नहीं कर सकता। अब इससे हुआ ये कि रूस के ट्रेड पे, रशिया के ट्रेड पे इसका बहुत इम्पैक्ट आया है, एंड उसकी इकोनॉमी कुछ टाइम के लिए शुरू में बहुत अफ़ेक्ट हुई थी। फिर उन्होंने इसका अल्टरनेटिव निकाल लिया। उन्होंने ये बोला कि अब हम डॉलर में पे नहीं करेंगे या फिर पेमेंट लेंगे नहीं। जिसको भी हमें पे करना है, वो हमें रूबल में करे। तो इससे हुआ ये कि जो स्विफ्ट नेटवर्क है, इसको उन्होंने बाईपास कर लिया पूरा। उसके बाद ये हुआ कि जैसे-जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, वैसे-वैसे, क्योंकि रशिया के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम के, ठीक है? तो जैसे-जैसे पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े हैं, और उसमें बहुत हेल्प किया है ओपेक कंट्रीज़ ने। ओपेक के ऊपर हम 2 वीडियोज़ बना चुके हैं ऑलरेडी। ओपेक जो है वो वैसे कंट्रीज़ का कंसोर्टियम है, जो कि क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ऐसे-ऐसे कंट्रीज़ हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए मार्केट में, तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि जो सप्लायर्स हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, सो दैट मार्केट में जो डिमांड है, वो डिमांड मीट हो पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सऊदी अरेबिया ने सीधे-सीधे मना कर दिया कि हम अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएँगे, और इसका फ़ायदा रशिया को मिला। ओपेक वाले वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है, तो उसके कुछ ही दिनों बाद पुतिन ने सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उनके साथ मीटिंग की थी, और शायद उसी मीटिंग में ये बात हुई होगी कि सऊदी अरेबिया को बोला जाए कि वो प्रोडक्शन ना बढ़ाए। इससे रशिया को फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर यूक्रेन को लंबे टाइम तक वॉर में एंगेज करके रखें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसके थ्रू शायद ये मतलब सिंबोलिज़्म है, और ये दोनों दोनों पॉइंट्स आपको एक साथ देखने होंगे। ये एक सिंबोलिज़्म है कि जितने दिन वॉर चल जाए, भले ही यूएस अभी मॉनेटरी सपोर्ट दे रहा है, कुछ-कुछ वेपन्स भी दे रहा है, लेकिन इन द एंड यूक्रेन वहाँ पे अकेले सफ़र कर रहा है। वहाँ के सिटीज़ पे अटैक हो रहा है, राइट? तो जिस टाइप का सपोर्ट देना चाहिए, वैसा सपोर्ट ये नहीं दे रहे हैं। तो रशिया ये दिखाना चाहता है कि जिनकी वजह से तुम हमसे लड़ाई कर रहे हो, वो अभी भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आ रहे उतने, ठीक है? और उसके बाद ये कि काफ़ी लंबे टाइम तक यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़, उन्होंने नेचुरल गैस का जो इम्पोर्ट है वो रशिया से बनाए रखा। तो मतलब ये कि एक साइड पे आप उनसे लड़ाई कर रहे हो, दूसरी साइड पे आप उनसे सामान भी ले रहे हो। क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो ये दिखाता है कि इन द एंड हर कंट्री की नीड जो है ना, वो सुप्रीम है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई नाटो का मेंबर है या फिर नहीं है। ठीक है? तो ये एक हम इसको बोल सकते हैं हिपोक्रेसी। ये उनकी यहाँ पे एक्सपोज़ हुई है। अब हम आएँगे कि ये जो अभी का है नेगोशिएशन वाला पार्ट, ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि आपको विद अ वर्ड ऑफ कॉशन रीड करनी है। उसका रीज़न है, ये हम देखते हैं अभी इसके बाद। ओके, तो मैंने एक रिवर का नाम बताया था आपको, वो रिवर आप देख सकते हो। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी रिवर है और सबसे इम्पोर्टेंट रिवर भी है, ठीक है? इसका नाम और ये सब डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि ये रिवर बहुत ही स्वैम्पी है। स्वैम्पी का मतलब ये होता है कि अभी जैसे मान लो हमारी रिवर है, ठीक है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो इस पे बोट्स, ठीक है? उसके बाद शिप्स, ये सब आराम से लेके जाया जा सकता है। लेकिन ये जो रिवर है, ये बहुत ही स्वैम्पी है, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, और जब-जब इस रिवर में पानी होता है, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आने लगती है। ये बहुत ही वियर्ड है, सुन के आपको अजीब-सा लगेगा, लेकिन ऐसा होता है। बट विंटर के सीज़न में जब पानी यहाँ का फ्रीज़ कर जाता है, तो आप इसके इसके ऊपर से आराम से टैंक्स वगैरह लेके जा सकते हो। यही रीज़न है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एरिया है जिसको बोलते हैं खेरसोन। वहाँ पे जो रशियन फ़ोर्सेज़ हैं, उनको रिट्रीट करना पड़ गया। उनको वापस जाना पड़ गया, क्यों? क्योंकि जो यूके या फिर यूएस के थ्रू जो सपोर्ट आ रहा था, मिलिटरी सपोर्ट, उसके हेल्प से यूक्रेन के फ़ोर्सेज़ ने रूस को थोड़ा पीछे कर दिया यहाँ पे। तो अब ये हो सकता है कि नेगोशिएशन एक बहाना हो। रशिया शायद ये वेट कर रहा है कि विंटर सीज़न खत्म हो और ये यहाँ का वाटर जो अभी फ्रोज़न फॉर्म में है, वो मेल्ट करे और ये एरिया वापस से ना स्वैम्पी हो जाए। इससे क्या होगा कि जो टैंक्स वगैरह जा रहे हैं, वो जाने बंद हो जाएँगे, और ग्राउंड पे लड़ने के लिए टैंक्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट हमने जब 1999 में कारगिल वॉर लड़ा था, तो उस समय आप अगर देखोगे तो अर्जुन टैंक्स हैं,
या ऐसे-ऐसे बहुत सारे टैंक्स और भी थे, जिनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था और उसके वजह से हम वॉर जीते थे। तो रशिया ये हो सकता है कि थोड़ा वेट कर रहा हो कि ये पानी यहाँ का मेल्ट हो और उसके बाद फिर जो टैंक्स है उनके लिए जाना मुश्किल हो जाए। तो रशिया को यहाँ पे फिर एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उनके पास लॉन्ग रेंजेस मिसाइल्स भी हैं जो कि वो आराम से यहाँ से छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट उनके ट्रूप्स को यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बहुत दूर से भी लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के जो टैंक्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएँगे, अपना ये वाला एरिया रिक्लेम करने के लिए, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा रूस को हो सकता है जिसकी वजह से वो शायद नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि 2-3 और भी रीजन्स हैं इसके और उसकी वजह से आपको ये आर्टिकल फ़ॉलो करना चाहिए। इस टॉपिक पे जब भी कुछ आए न्यूज़पेपर में, तो आप उसको पढ़ना क्योंकि हर चीज़ एक-दूसरे से लिंक्ड है। इंटरनेशनल रिलेशंस हो या फिर पॉलिटिक्स हो, इसको आप कभी भी इकोनॉमी से अलग नहीं कर सकते। क्यों? अब देखो, जितने लंबे टाइम तक वॉर चलती रहेगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ पे उतना ही प्रेशर आता रहेगा और उतना ही फ़ायदा ओपेक कंट्रीज़ या फिर रशिया को मिलता रहेगा। क्योंकि एक लिमिट है, उसी लिमिट तक ओपेक कंट्रीज़ या फिर यूएस, क्योंकि यूएस में भी ऑयल का रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वो अलग बात है कि इन्होंने ऑयल के नाम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है दूसरे कंट्रीज़ को, लेकिन इनके पास खुद भी रिज़र्व्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ओपेक कंट्रीज़ हो या फिर यूएस हो, एक लिमिट तक ही ये ग्लोबल सप्लाई को मीट कर पाएँगे। कभी ना कभी, किसी न किसी पॉइंट पे रशिया को आना ही पड़ेगा, वो सप्लाई या फिर वो डिमांड मीट करने के लिए। तो अब प्राइसेज़ जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, इन सबको फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी यूएस ईयू के कंट्रीज़ को नेचुरल गैस और उसके बाद क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है और वो प्राइस जो ले रहे हैं, वो 10 टाइम्स है। तो आप समझ रहे हो कि वॉर से सबको फ़ायदा हो रहा है यहाँ। दूसरा ये कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ बढ़ती रहीं, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता ही रहेगा। तो हमने जितने भी वीडियोज़ किए हैं पहले कि सीपीआई हो या फिर डब्ल्यूपीआई हो, तो इन सब में देखोगे कि थोड़ा-थोड़ा रिलीफ़ मिल रहा है पहले के मुकाबले। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। अगर वॉर लंबा खिंच गया, तो एक टाइम के बाद इन्फ्लेशन वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए भी इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल्स आप रीड किया करो। ओके, अब हम देखेंगे कि ये वॉर के बीच में रशिया ने क्या किया। उन्होंने अपने रूबल को अ, जैसे हमने एक वीडियो किया था फॉरेक्स के ऊपर, या फिर बोल लो कि एक्सचेंज रेट कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें हमने बात की थी कि एक होता है फिक्स्ड, मतलब कि आपने अपने करेंसी को बोल दिया कि इसका एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। तो जब भी डॉलर के वैल्यू में मूवमेंट हो रही है, तो उससे आपके करेंसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके करेंसी किसी और करेंसी के अगेंस्ट फिक्स होगी। नेक्स्ट होता है इसमें फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम रूपी का देखते हैं, रूपी की वैल्यू बार-बार, कभी-कभी डिप्रिशिएट होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए हो सकता है एप्रिशिएट भी करे, तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अगर चेंजेस फ्रीली हो रहे हैं, मार्केट के जो 2 फोर्सेज़ हैं सप्लाई एंड डिमांड, उसकी वजह से हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों का मिक्स हो, फिक्स्ड भी हो कुछ एक्सटेंट तक और फ्लोटिंग भी हो, तो हम उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। इंडिया की जो करेंसी है वो मैनेज फ्लोटिंग है। क्यों है ऐसा? मार्केट के फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड, इसका इम्पैक्ट उस पे होता है, रुपये पे होता है, लेकिन जब भी लगता है सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को, जब भी ऐसा लगता है कि रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई है, तो आरबीआई क्या करती है, अपने फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ डॉलर को सेल कर देती है। डॉलर को सेल करने से क्या होता है? अगर आप डॉलर को सेल कर रहे हो, मतलब कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। अगर आरबीआई ने डॉलर को सेल कर दिया, मतलब मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। डॉलर की सप्लाई अगर बढ़ गई, तो डॉलर खरीदने के लिए लोग रुपये यूज़ करेंगे। तो रुपये यूज़ करने से क्या होता है फिर कि आरबीआई को पेमेंट मिली रुपये में, लोगों को मिल गया डॉलर। तो सिस्टम से रुपये की अमाउंट कम हो गई और मार्केट में जिस भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आरबीआई कोशिश करती है थ्रू मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कि वो रुपये के वैल्यू को स्टेबल रखे, ठीक है? रशिया ने क्या किया यहाँ पे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोटिंग, ये सबको हटाते हुए उन्होंने फिक्स कर दिया। फिक्स कैसे किया? तो उन्होंने गोल्ड के अगेंस्ट अपने करेंसी को लिंक कर दिया कि जैसे-जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो उसी रेशियो में रूबल की वैल्यू भी घटेगी या बढ़ेगी। अब इसके मतलब इम्प्लीकेशंस क्या-क्या हैं? तो वो ये कि अब रूबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि डॉलर की वैल्यू क्या है, रुपये की वैल्यू क्या है या फिर किसी भी करेंसी की वैल्यू क्या है। गोल्ड एक बहुत ही, हम इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव कमोडिटी है और ये बहुत स्कार्स भी है, मतलब इसके रिसोर्सेज बहुत स्कार्स हैं।
तो इसलिए ऐसा बहुत कम होता है कि गोल्ड के प्राइसेस कम हो। आप देखोगे मार्केट में जब भी ऐसा होता है कि कोई वॉर हो कहीं यहाँ पे कहीं पे भी, या फिर किसी भी टाइप की एडवर्स सिचुएशन हो, तो उसमें गोल्ड टाइप की जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, तो रूस ने ये किया कि रूबल को लिंक कर दिया गोल्ड के साथ। इसका इम्पैक्ट बाद में ये हुआ कि रूबल की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट बढ़ती जा रही है पिछले कुछ महीनों से। उसके बाद ये होगा कि रशिया ने इंडिया के साथ ये बोला कि अब अगर हमें ट्रेड करना है तो हम डॉलर को यूज़ नहीं करेंगे। ये उनके पास ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि स्विफ्ट से, जैसे मैंने बोला कि स्विफ्ट से हटा दिया गया था रशिया को, तो अब डॉलर में पेमेंट नहीं हो पाएगी ऐसे। तो रशिया ने ये बोला कि अगर मैं आपसे कुछ खरीदता हूँ तो मैं आपको रुपये में दूंगा, रुपये में पेमेंट करूंगा। अगर अगर आप मेरे से कुछ ले रहे हो तो आप रूबल में करो। इससे होगा ये कि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। ठीक है, तो अगर इंडिया किसी से ले रहा है बहुत बल्क अमाउंट में और उसकी पेमेंट अगर उस कंट्री के करेंसी में हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। लाइकवाइज़ अगर रशिया कुछ परचेज़ कर रहा है इंडिया से, तो उसका इम्पैक्ट रुपी पे भी आएगा। और अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था कि आरबीआई की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बोला गया था कि 35 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि रुपी में पेमेंट करके इंडिया से सामान लेना चाह रही हैं। ठीक है, उनको मना लिया गया है। अब इसका एक दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो एक टर्म है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, एसडीआर्स ये पार्ट है आईएमएफ का। तो जब मैं बोल रहा था फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, फॉरेक्स रिजर्व के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक एसडीआर भी है, जो कि हर कंट्री को कुछ ना कुछ अमाउंट में रखना रखना होता है। अब अगर इंडियन रूपी को अगर मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ, वैसे वीडियो में हो चुका है ये एक। एसडीआर के जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें डॉलर हो गए या फिर कोई भी और करेंसी है, जो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक्स के पास होती है, उसको बोलते हैं एफसीए। इसमें वो बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, जो कि आपने किसी दूसरे कंट्री का बॉन्ड अगर परचेज किया है, तो उसको भी आप फॉरेन करेंसी एसेट्स के कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरा हो गया गोल्ड, जो इंडिया के पास बहुत है, यूएसए के पास बहुत है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा यूएसए के पास ही है। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गए, गोल्ड है, उसके बाद आता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि एक बास्केट है डिफरेंट करेंसीज का, जिसमें आते आते हैं जिसमें डॉलर है, उसके बाद पाउंड है यूके का, उसके बाद येन है जापान का, युआन है चाइना का, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन का यूरो है। तो ये 5 हो गए। अब ये 5 जो है ना, जो ये बास्केट है एसडीआर का, ये हर कंट्री को, जो आईएमएफ का मेंबर है, हर कंट्री को कुछ ना कुछ अमाउंट एसडीआर का रखना होता है, जो कि कंपल्सरी है। तो अब अगर इंडियन रूपी को इसमें इंक्लूड होना है, क्योंकि रूपी की वैल्यू या फिर डिमांड बोल लो, रूपी की डिमांड तब तक ग्लोबली बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जब तक रूपी इसमें इंक्लूड नहीं हो जाता। और इसमें इंक्लूड होने के लिए, एसडीआर में इंक्लूड करने के लिए किसी भी करेंसी को, आईएमएफ ने 2 कंडीशंस रखे हैं। सबसे पहला, मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिख रखा है, तो इधर बताता हूँ मैं। 2 कंडीशंस हैं। एक है सबसे पहला एक्सपोर्ट रिलेटेड कंडीशन, जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी करेंसी जो कोई भी कंट्री, इनफैक्ट कोई भी कंट्री जो कि टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में आ रही है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाएगी। मतलब उस देश की करेंसी एसडीआर में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है कि वो फ्रीली यूज़ेबल होना चाहिए। वो करेंसी फ्रीली यूज़ेबल होनी चाहिए। अब ये बहुत ही लूज़ टर्म में उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है। मतलब ये कि इस दोनों को आप अलग नहीं देख सकते, ये दोनों सेम है। मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे होगा ये। अगर किसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि उसकी करेंसी फ्रीली यूज़ेबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मान लो कि आपसे कुछ लिया सामान, वो सामान अगर मैं कहीं और यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मुझे वो कुछ दोगे, तो मैं शायद हो सकता है हेजिटेट करूँ, क्योंकि मैं उसको कहीं और यूज़ नहीं कर पा रहा। लाइकवाइज़ अगर इंडिया ये बोले किसी भी कंट्री को कि आप अगर हमसे सामान ले रहे हो, तो आप हमें रुपए में पे करो, ठीक है? वो ठीक है। इंडिया ने ये भी बोला कि अगर हम आपसे कुछ ले रहे हैं, तो हम भी आपको रुपए में ही पे करेंगे। तो मान लो कि जैसे यूएई है, यूएई ने कुछ सामान बेचा हमें और हमने उनको पेमेंट की रुपए में, लेकिन यूएई के लिए वो रुपए बेकार है अगर यूएई रुपए को यूज़ करके किसी और कंट्री से वो सामान ना खरीद पाए, ठीक है? तो इसलिए बोला गया है कि वो करेंसी फ्रीली यूज़ेबल होनी चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं। अब हम अभी टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में नहीं आते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड चांस है कि हम नियर फ्यूचर में आ पाएँ इसमें। लेकिन एक दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे 35 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जिन्होंने एग्री किया है कि वो रुपए में ट्रेड करेंगे।
अगर ये नंबर बढ़ जाए, ये अराउंड 45 हो जाए, 45 टू 50 हो जाए, तो हमारे एक्सपोर्ट की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम हो सकता है उसके बाद इसमें आ जाएँ, ठीक है? सो इस वॉर का फ़ायदा बहुत सारे कंट्रीज़ ने उठाया है, लेकिन थोड़ा फ़ायदा इंडिया को भी मिल रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? तो यही आर्टिकल का थीम था। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जब भी वॉर के ऊपर कोई कुछ भी न्यूज़ आता है ऐसा, तो आप उसको देखना, समझना और सिलेबस से लिंक करना कि कैसे जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, वो कैसे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऐसे-ऐसे वॉर के टाइम पे या फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।